जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरु जीवन विद कंप्यूटर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर लेके प्रस्तुत हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2012 के प्राथमिक स्तर के सॉल्व पेपर को। दोस्तों इसमें हम बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है या फिर सीटेट 2012 का पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल हो जाता है तब इसका तात्पर्य होता है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया था, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल होती हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। दोस्तों तो इसका कौन सा है? व्यवस्था फेल हुई है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षा से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षा की तकनीकी अपनाकर, और चौथा ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित करके। दोस्तों तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, क्योंकि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। पौधे के बीज बोना और उसके अंकुर के चरणों को अवलोकन करना। दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना जी नहीं, बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना ये भी गलत है, और विस्तृत व्याख्या करना दोस्तों गलत है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। समावेशी शिक्षा की बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। समावेशी क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा है अर्थात कक्षा में विविधता का उत्सव देना, अर्थात कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं उनको समानता के साथ अध्ययन कराना। हमारा पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना गलत है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। और हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित दोस्तों ये भी गलत है। दोस्तों हमारा चौथे का पहला सही है। आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य निबंधात्मक प्रश्न। दोस्तों तो इसमें सी ऑप्शन सही है। सत्य असत्य की जो होते हैं उनको रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दोस्तों तो इसमें कौन सा है? आपका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। दूसरा है प्रश्न के प्रकार, विश्वसनीयता या वैधता। दोस्तों इसमें पहला ही संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की बात की गई है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दोस्तों तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों तो इसका पहला ऑप्शन, परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जाने। दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये गलत है। विद्यालय वह परीक्षा के निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। चौथा ऑप्शन है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। दोस्तों ये किसका पहला ही ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन 10वां, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षा
परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या अधिगम की एकाएक गति पर बल देना चाहिए दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला ही ऑप्शन सही है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी के विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा एक ही होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। क्या है? सभी की विकास दर की जो होती है वो समान नहीं होती है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पहला। और तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक दोस्तों। का ये ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के बारे में चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। किस पर आधारित है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या ज्ञान के निर्माण दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका चौथा ऑप्शन ज्ञान के निर्माण से संबंधित है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद में लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के रोने का कारण क्या है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता दोस्तों। तो क्या है? ये संवेगात्मक दुश्चिंता में आता है, अर्थात वो अपने संवेग को प्रदर्शित करता है दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन सही है। आगे चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। राज्य स्तर की एक एकल गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या लैंगिक पूर्वाग्रह दोस्तों। तो ये दर्शाता क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। आगे चलते हैं हम। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक दोस्तों। तो वह किस पे देते हैं? सामाजिक पे देते हैं दोस्तों। उनका कौन सा सिद्धांत है? उनका सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति परिवेश से संबंधित उनका सिद्धांत है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से या पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से दोस्तों। वह किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से दोस्तों। आगे चलते हैं हम। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अर्थात शिक्षिका के बारे में बात की जाए है उत्तर, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है
सीखने की तत्परता और चौथा ऑप्शन है सबकी भागीदारिता। तो दोस्तों चौथा ही आपका सही है, सबकी भागीदारिता ही सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा है शिक्षण अधिगम, संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, और चौथा है विषय वस्तु की प्रवीणता। दोस्तों तो इसका चौथा ही ऑप्शन सही है, विषय वस्तु की प्रवीणता। दोस्तों आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए यह इस पर कठोर निर्देश देकर। दोस्तों तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, नैतिक मुद्दों की बात की गई, क्योंकि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो इसी पे चर्चा करते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। आगे चलते हैं, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रमों को बहुत जल्दी पूरा कर सकें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। दोस्तों तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 23वां क्वेश्चन, उसको देखते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे के नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन सही, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। आगे चलते हैं हम, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गायक या संवेदी प्रेषक अवस्था किसके साथ संबंधित है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से, समस्या समाधान की योग्यता से, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता से, सामाजिक मुद्दों के सरोकार से। दोस्तों तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। दोस्तों आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। दोस्तों तो इसमें ये वातावरण और आनुवंशिकता की बात की जाती है, इसलिए दोनों होगा। दोस्तों आगे चलते हैं हम, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए या महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। और तीसरा ऑप्शन है इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासन करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और चौथा ऑप्शन है इसमें बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। दोस्तों इसमें चौथा ही ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन है प्राकलन का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और प्रकल्पना का निर्माण करना। दोस्तों तो इसमें पहला ऑप्शन जो इसमें पहला वो होगा समस्या के प्रति जागरूकता, अर्थात उसका जो पहली कंडीशन होगी वो समस्या के प्रति जागरूकता होगी। दोस्तों आगे चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। दोस्तों तो अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, भावात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं हम 29 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों गुरुजी वर्क विद काम टीचर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो वह इस बात
का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो। आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन जो बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखा आपको, इसके लिए गुरुजी वर्क विद कॉम्पिटिटर आपको स्वागत करता है दोस्तों। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। वे ऑप्शन जो है पहला, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति, और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर दोस्तों। तो इसमें यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की बात कही गई है दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुरुजी वर्क विद कॉम्पिटिटर के साथ मैं विकास सिंह अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।